नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। मैं धर्मेंद्र। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से विभिन्न संस्थानों के मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व किए जा रहे हैं। तो इस सीरीज़ में अब तक हम लोग दृष्टि IAS संस्थान के 13 मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कर चुके थे जो UPPCS से रिलेटेड थे। इसके अलावा साथ ही साथ हम लोगों ने एक क्विक रिवीजन प्रोग्राम शुरू किया है और उस प्रोग्राम के अंतर्गत हम लोग हिस्ट्री के भी टॉप डेटा क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, UPPCS के लिए काफ़ी रामबाण सिद्ध होंगे। ठीक है, ये मैं गारंटी लेके देता हूँ। और इसकी बात भी ये भी बात कह रहा हूँ कि इसके साथ ही हम लोग आज से पॉलिटी के भी टॉप क्वेश्चंस की एक एनालिसिस सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इसके साथ ही हमारे दूसरे चैनल जो केवल सिविल सर्विसेज बेस्ड है, सिनेरियो IAS, आप उसको भी जाकर लाइक और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ये जो वीडियोस हैं ये आपको हमारे सिनेरियो IAS के माध्यम से भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो इसी सीरीज़ के अंतर्गत आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपना दृष्टि IAS संस्थान का अगला मॉडल पेपर जो UPPCS के CSET संदर्भ को कंप्लीट करता है और इसे देखते हैं मित्रों। पढ़िए जरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में सही विराम चिन्ह से युक्त वाक्य का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है मैं जानती हूँ। ओके, क्या आप कल दिल्ली जा रहे हैं। ओके, बहुत सा पैसा लेकर करण अर्जुन अपने घर लौटे। सी, निशा ने कहा कर्म ही पूजा है। तो यहाँ पर उपयुक्त विराम चिन्ह का सही विराम चिन्ह का प्रयोग बताना है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, तो यहाँ पर नीचे से देखते हैं। निशा ने कहा कर्म, ये एक स्टेटमेंट है। तो मित्रों ये आपका इन्वर्टेड कॉमा में होना चाहिए, यानी ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, बहुत सा पैसा लेकर कर्ण अर्जुन घर लौटे, तो बहुत सा यानी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो योजक का प्रयोग होना चाहिए बहुत सा पैसा, यानी ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। क्या आप कल दिल्ली जा रहे हैं, नो डाउट, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, तो ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा है धर्मनिरपेक्षता इन्वर्टेड कॉमा में है का अर्थ है कॉमा है मैं जानती हूँ। ठीक है, का अर्थ क्या है, तो यही हमारा बिल्कुल सही है मित्रों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, इसे समझते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, बाढ़ की सुरक्षा के लिए सेना भेजी जा रही है, मैं कौन सा वाच्य है, यानी ये कौन सा वाच्य है, कर्ता वाच्य है या कर्म वाच्य है। ठीक है, तो दूसरा क्या है, बाढ़ की सुरक्षा के लिए सेना भेजी जा रही है, तो जा रही है ये क्रिया है, ये ध्यान रखना। और किसके लिए भेजी जा रही है, बाढ़ की सुरक्षा के लिए। कर्ता वाच्य, यानी अगर हम कर्ता की बात करें तो ये है आपका कर्ता। कर्ता का इंटरलिंक किसी से इसमें ज़्यादा प्रधानता नहीं बात कही। कर्म और कृतवाच्य, कर्म और कृत आपस में इंटरलिंक नहीं है कर्ता। ठीक है, कर्मवाच्य, तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि कर्म प्रधानता की बात की जा रही है, यानी कर्म सुरक्षा की बात की जा रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा, यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों में से यह वाक्य चुनिए जिसमें विशेष विशेषण का प्रयोग किया गया है। विशेष जिसकी विशेषता बताई जाए, विशेषण जो विशेषता बताता है। कोई औरत आ रही है, तो कोई औरत, वह बच्चा सुंदर है। ठीक है, मुझे तीखी चटनी पसंद है, चटनी तीखी है। ओके, राम बहुत मधुर गाता है,
तो राम बहुत मधुर, यानी गाना की जो विशेषता है वो गाने की मधुरता के रूप में है। कोई औरत की यहाँ पे विशेष और विशेषण बताना है, ठीक। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ठीक है, यहाँ पर विशेष की बात करें तो मित्रों विशेष विशेषण होता क्या है पहले ये समझ लें। जब विशेषण विशेष के ठीक बाद उपस्थित हो या ठीक बाद प्रयोग में आए तो उसे विशेष विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, बच्चा सुंदर है, ठीक है, तो यहाँ पर विशेषण पहले है, विशेष बाद में है, तो ये नहीं होगा। मुझे तीखी चटनी, यानी चटनी की विशेषता बता रही है, कैसी है, तीखी है, ठीक है, तो यहाँ पर विशेषण पहले है और विशेष पहले है, बाद में है और विशेषण पहले, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी सी इसका सही उत्तर होगा। विशेष विशेष में क्या होता है कि विशेष से पूर्व प्रयुक्त होने वाले विशेषण की विशेषता है, तो यानी चटनी की विशेषता ये बता रही है। ये जो है आपका सर्वनामिक विशेषण है, ठीक है, जो आपका बी है वो आपका विधेय विशेषण है और जो डी है आपका प्रविशेषण है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, वाग्धारा कौन सी संधि है? वाग्धारा स्वर संधि, यण संधि, व्यंजन संधि या आपका क्या है, गुण संधि। तो वाग्धारा की अगर हम संधि विच्छेद करें तो ये होगा वाग धन धारा, क्या हो जाएगा, वाग धन धारा, यानी का और धा दो व्यंजन आपस में मिल रहे हैं तो कौन सी संधि होगी मित्रों, व्यंजन संधि होगी। कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें इनमें से निजवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है? मेरा, स्वयं, अपना, खुद। तो निजवाचक सर्वनाम के बारे में यदि हम बात करें तो जो ऐसा सर्वनाम जिसका प्रयोग कर्ता के लिए या कर्ता के साथ अपनत्व प्रकट करने के लिए होता है, तो ऐसे सर्वनाम को क्या कहते हैं? ऐसे सर्वनाम को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आपका स्वयं, अपना, खुद, यानी कर्ता से सीधा संबंध प्रस्तुत हो, तो यहाँ पर कर्ता से सीधा संबंध प्रस्तुत मेरा नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। पय शब्द का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? पय का अर्थ निम्नलिखित में से नहीं है, ये बताना है। तो पय माने अगर हम बात करें तो पय माने होता है पीयूष, पानी, अन्न, शक्ति, क्षीर, गोरस। तो पय माने एक प्रकार से अमृत होता है और पय मीन्स क्या नहीं होता, पीना नहीं होता, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इनमें विलोम शब्दों का गलत युग्म है। विलोम शब्दों का गलत युग्म, योग का विलोम क्या होगा? सॉरी, नत का उन्नत सही है, प्रकृति का पुरुष, योग का भोग, श्रोमणी का चरण धूलि, योग का भोग। तो योग का अगर हम बात करें तो योग का जो विलोम होता है वो वियोग होता है। क्या होता है मित्रों? वियोग होता है। तो ऑप्शन यही गलत है, यानी यही हमारा सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, उसे देखते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द युग्म बादल का पर्यायवाची नहीं है। मेघा, वारीनाथ, सर, तोयद, पायुद, पयोधर, घन, घटा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा पर्यायवाची सही सुमेलित नहीं है, तो मित्रों यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं तो कौन सा पर्यायवाची सही सुमेलित नहीं है, तो आपका बादल के पर्यायवाची नहीं है। मेघा वारीनाथ है, पयोद पयोदर है, सर तोयद है, घन और घटा, ये आपके सही सुमेलित नहीं हैं। क्या? घन और घटा ये आपके सही सुमेलित, बादल के पर्यायवाची मेघा, तोयद, पयोधर, सॉरी यहाँ पर यदि हम बात करें घन और घटा ये हैं। सर और तोयद ये तालाब का पर्यायवाची है, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, सही होगा। यही सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि सर और तोयद जो हैं ये आपके किसके पर्यायवाची हैं? ये आपके तालाब के पर्यायवाची हैं, सरोवर के पर्यायवाची हैं मित्रों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति लाक्षणिक अर्थ सहित सही है। ऑप्शन ए, तेल न मिठाई चूल्हे धरी कढ़ाई, बिना पूर्व तैयारी के काम शुरू करना, अर्थ सही है। न सावन सूखा न भादों हरियाया, हारा हमेशा गरीब रहना, लंका में सब 52 गज के सभी ईमानदार, दाल भात में मूसल चंद, सही न्याय करना। तो यहाँ पर यदि हम बात करें इन पर्यायवाचियों का इन मुहावरों का, तो कौन सा मुहावरा सही है। तो यहाँ पर लोकोक्ति हैं ये, तो ये बताना है अर्थ सही है। तो तेल ना मिठाई चूल्हे धरी कढ़ाई, बिना पूर्व तैयारी के काम शुरू करना, ये ही बिल्कुल सही है। अगर हम न सावन न सूखा भादों, तो एक है ये हमेशा गरीब रहना नहीं, हमेशा एक ही परिस्थिति में रहना, सदैव एक ही परिस्थिति में रहने की बात हो रही है। लंका में सब 52 गज के, तो एक से बढ़कर एक होगा, इसमें सभी ईमानदार नहीं होगा, इसमें होगा एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक होना। ठीक है। दाल भात में मूसल चंद, यहाँ पर यदि हम बात करें, यहाँ पर मतलब होता है कि दाल भात में मूसल चंद यानी किसी का हस्तक्षेप ना लेना, यानी बिना हस्तक्षेप किसी बात पे बेमतलब हस्तक्षेप करना, ये इसका होगा। ठीक है, हस्तक्षेप करना होगा, बिना मतलब हस्तक्षेप करना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या है, इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है, इनमें से कौन तद्भव शब्द है। कादली, ओष्ठ, अहीर, अंगुली। तो यहाँ पर ये बात करें, ओष्ठ यानी ओंठ, ये आपका तत्सम है। अंगुली यानी अंगुलिका, ये भी आपका तत्सम है। अहीर यादव यानी यहीर शब्द जो है वो तत्सम जो होता है, इसका आपका जो है इसका मतलब होता है आदर। क्या होता है, आभीर, आभीर क्या होता है इसका मतलब, आभीर। यही सही नहीं है, कौन सा यही तद्भव शब्द है, बाकी ये सारे के सारे तत्सम होते हैं, ये इसका तत्सम है। ठीक है, और ये सब आपके तत्सम शब्द हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अधोलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। स्त्री, खंबा, छति, छिति, तदुपरांत। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा अशुद्ध है, स्त्री, खंबा, छिति, तदुपरांत। तो जो अशुद्ध वर्तनी है वो है आपका जो कि है खंबा, क्योंकि इसका शुद्ध अगर हम बात करें तो खंभा होता है, न कि खंबा होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और पढ़ते हैं इसको, और इसका आंसर 16 से 12 से 16 तक देते हैं। प्रकृति में मानव जीवन को बहुत सरल बनाया है, किंतु आज का मानव अपने जीवन काल में ही पूरी दुनिया की सुख समृद्धि बटोर लेने के प्रयास में उसको जटिल बनाता जा रहा है। इस जटिलता के कारण संसार में धनी, निर्धन, सत्ताधीश, सत्ताच्युत, संतानवान, निसंतान सभी सुख शांति की चाह तो रखते हैं, किंतु राह पकड़ते हैं आहा भरने की। मरु मरीचिका के मैदान में जल की धधकती आग में शीतलता की चाह रखते हैं। विद्वानों की विचार है कि संसार में सुख का मार्ग है आत्म संयम, किंतु मानव इस मार्ग को भूलकर सांसारिक पदार्थों में इंद्रिय विषयों की प्राप्ति में आनंद ढूंढता रहा है। मनोरामतः दुख के सागर में डूबता जा रहा है। आत्म संयम का मार्ग अपने आप में बहुत स्पष्ट है, उसकी उपादेयता किसी भी काल में कम नहीं होती। इंद्रिय विषयों का संयम ही आत्म संयम है। भौतिक पदार्थों के प्रति इंद्रियों का प्रबल आकर्षण मानवीय दुखों का मूल कारण है। उपभोक्तावादी प्रकृति के फैलाव से यह आकर्षण तीव्र से तीव्रतर होता जा रहा है, पर ऐसी स्थिति में याद रखना आवश्यक है कि ये भौतिक पदार्थ सुख तो दे सकते हैं, आनंद नहीं। आनंद का निर्झर तो आत्म संयम से फूटता है। इसकी मिठास अनिर्वचनीय है, अनुपम है। इस मिठास के सम्मुख धन संपत्ति, सत्ता, सौंदर्य का सुख सागर के खारे पानी जैसा लगता है। तो यहाँ पे बताना है पहले क्वेश्चन का अर्थ। क्या कह रहा है, आत्म संयम से क्या तात्पर्य है। पहला क्या आया,
आत्म संयम से क्या तात्पर्य है? अपनी आत्मा का नियंत्रण, अपनी भावनाओं का नियमन, अपने मन का वशीकरण, इंद्रियों के विषय के प्रति आकर्षण पर संयमन। तो यहाँ पर मित्रों यदि हम बात करें कि यहाँ पर जो बात की गई है वो बात की गई है आपका इंद्रिय कंट्रोल के बारे में। बाकी भी सारी बातें आत्म संयम से ही रिलेटेड हैं, लेकिन यहाँ पर जो बात की गई है वो इंद्रिय कंट्रोलाइजेशन, इंद्रियों को कंट्रोल करने की बात की गई है, संयमित करने की बात की गई है पैराग्राफ में। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा इंद्र के विषय के प्रति आकर्षण और संयम। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सत्ताच्युत का सही वर्तनी विश्लेषण है। स आ ता ता आ चा आ या उता आ स आ ता ता आ चा चा या ता। सत्ताच्युत स आ त आ च आ नहीं आएगा। फिर अगर हम सत्ताच्युत में जाएंगे तो सत्ताच्युत में आ ये यहाँ पर नहीं आएगा। नेक्स्ट आओ, स आ त आ च य यू त आ। ओके, तो यहाँ पर कुछ हद तक ये सही लग रहा है। इधर देते हैं तो यहाँ पर ये आएगा, ये गलत। सत्ता ये भी नहीं आएगा, यानी बी हमारा जो है वही सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। आज का मानव जीवन को अधिक जटिल कैसे बना रहा है? सुख शांति की प्राप्ति के प्रयास में, अपना यश फैलाने के प्रयत्न में, संसार की सुख समृद्धि को बटोरने के प्रयत्न में, असीमित लालसाओं को पूरा करने की चाह में। तो आज के मानव को अधिक जटिल कैसे बना रहा है? तो आज का मानव जीवन को जटिल कैसे बना रहा है, इस पे अगर हम बात करें तो ऑप्शन देखते हैं। सुख शांति की प्राप्ति के प्रयास में नहीं, अपना यश फैलाने के प्रयत्न में ये भी नहीं, संसार की सुख समृद्धि बटोरने के प्रयत्न में, यही आंसर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि पैराग्राफ की 5वीं लाइन में इस बात का, नीचे से 5वीं लाइन में इस बात का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। गद्यांश के अनुसार भौतिक पदार्थ सुख दे सकते हैं और आनंद दे सकते हैं, केवल आनंद दे सकते हैं, न सुख दे सकते हैं, न आनंद। सुख दे सकते हैं किंतु आनंद नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा क्वेश्चन सही होगा इसका ऑप्शन, तो भौतिक पदार्थ जो हैं वो आपको सुख दे सकते हैं, आनंद नहीं दे सकता, यही आपका सही होगा, बाकी ये सही नहीं होंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। भौतिक पदार्थों के प्रति इंद्रियों का प्रबल आकर्षण मानवीय करुणा का कारण, मानवीय सुखों का मूल कारण, अमानवीय कृत्यों का कारण, मानवीय दुखों का मूल कारण। तो यहाँ पर भी जो आंसर होगा वो मानवीय दुखों के मूल कारण के स्वरूप ही बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17, उसे समझते हैं। इनमें से किस शब्द में व्यंजन संबंधी अशुद्धि है? व्यंजन अंधाधुंध, सोडसी, शिष्ट, स्वादिष्ट। तो बताना है कौन सी में व्यंजन संबंधी अशुद्धि है। तो स्वादिष्ट, सोडसी, शिष्ट। तो यहाँ पर जो व्यंजन संबंधी अशुद्धि है, तो मित्रों यहाँ पर जो स्वादिष्ट लिखा है इसके स्थान पर यहाँ पर स्वादिष्ट होना चाहिए, यही हमारा गलत होगा, बाकी सब बिल्कुल सही दिए गए हैं। हिंदी भाषा की कौन सी उपभाषा नहीं है? तो हिंदी भाषा की उपभाषा के बारे में यदि हम बात करें, ठीक है, कौन सी भाषा नहीं है? तो मित्रों ब्रज भाषा, पश्चिमी हिंदी, बिहारी, पूर्वी हिंदी। तो हिंदी की उपभाषा यहाँ पर ब्रज भाषा नहीं है। ठीक है, कौन सी नहीं है? ब्रज भाषा। अगर हम उपभाषाओं की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगी बुंदेली, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, कन्नौजी, ठीक है, दक्कनी। ठीक है, ये हिंदी की उपभाषाएं तौर पर बोली जाती हैं। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। मालवी किस अपभ्रंश से विकसित है? मागधी, अर्धमागधी, सौरसैनी,
इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें मालवी किस अपभ्रंश से विकसित है, तो मागधी से, अर्धमागधी से, शौरसेनी से। तो मालवी जो अपभ्रंश में विकसित हुई है वो हुई है आपकी किस भाषा से, शौरसेनी से। मालवी जो है शौरसेनी अपभ्रंश में पश्चिमी हिंदी उपभाषा में एक बोली जाती है, जो राजस्थान के कुछ तहसीलों और मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, इसकी उपबोलियाँ निमाड़ी, रतलामी, सैधावाणी आदि हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कहिए, मेरे से क्या काम है, तुम तो अपना काम करो, समाज में अराजकता की समस्या बढ़ रही है, तुमको इस पाठ को पढ़ना है। तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य कहिए, मेरे से क्या काम है, तुम तो अपना काम करो, समाज में तुम अपना काम करो, समाज में अराजकता की समस्या बढ़ रही है। तो यहाँ पर यदि हम शुद्ध वाक्य के बारे में बात करेंगे तो कौन सा वाक्य शुद्ध होगा, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा होगा, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। अच्छा, शुद्ध वाक्य है, ठीक है। क्या है, कहिए मेरे से क्या काम है, तो कहिए मुझसे क्या काम है। यहाँ मेरे शब्द नहीं होगा, ये गलत है। समाज में अराजकता की समस्या बढ़ रही है, समाज में अराजकता बढ़ रही है, समस्या का क्या मतलब है, तुमको इस पाठ को पढ़ना है, न कि पढ़ना है। ठीक है, पाठ पढ़ना है, तुम्हें यह पाठ पढ़ना है। ठीक, तुम्हें भी हो जाएगा। तो सबसे सही है आपका बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किस एक शब्द में समाज संबंधी अशुद्धि है, उन्नतशील, निर्गुण, महाराज, यथाविधि। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, उन्नतशील जो शब्द है इसमें समाज संबंधी अशुद्धि है, क्योंकि इसका जो शुद्ध रूप होगा वो होगा उन्नतशील। उन्नतशील नहीं, उन्नतिशील, यानी ऑप्शन ए ही हमारा गलत है, बाकी ये सारी सही होंगे। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट लगते हैं क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से कौन से शब्द तत्सम नहीं हैं, इच्छु, उपवास, ग्रहण और निठुर। तो यहाँ पर यदि हम बात करें जो शब्द तत्सम नहीं है वो कौन सा होगा, तो वो मित्रों तत्सम शब्द होगा निठुर। आपका तत्सम नहीं है, क्योंकि इसका तत्सम होता है निष्ठुर। क्या होता है, निष्ठुर, यानी ऑप्शन डी हमारा गलत होगा, यही हमारा आंसर होगा। घड़ों पानी पड़ना, घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ कुछ पर कुछ भी असर ना होना, पूर्णतः रच बस जाना, शर्मिंदा होना, मेहनत का बेकार होना। तो घड़ों पानी पड़ना के अगर हम बात करें तो इसका अर्थ होता है कि शर्मिंदा होना। क्या है, शर्मिंदा होना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है, तो जो दांतों से बोला जाए वो दंत होगा। ता, दांत जरूरी हैं, ना, दा, तो कौन सा नहीं है दंत, तो आपका टा जो है वो दंत नहीं है, वो टा जो आपका टा, तालु और जीभ की सहायता से बोला जाने वाला शब्द है जो कि मूर्धन्य है। कैसा है, टा जो शब्द है वो मित्रों मूर्धन्य है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा हाथी का पर्यायवाची नहीं है, इंद्र, कुंजर, नाग और कुंभी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें हाथी का पर्यायवाची निम्न में कौन सा होगा, नहीं, तो नाग हाथी का पर्यायवाची है, कुंजर हाथी का पर्यायवाची है, कुंभी हाथी का पर्यायवाची है, लेकिन इंद्र जो है वो हाथी का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्या कह रहा है 26, क्लाइमेट चेंज। 26 से 30 तक इन क्वेश्चनों के जवाब देने हैं। देखते हैं, क्लाइमेट चेंज रेफर टू सिग्निफिकेंट एंड लॉन्ग टर्म एक्लेट्रेशन in the Earth's average weather patterns primarily
caused by human activities such as boring fossil fuels. This releases greenhouse gases like carbon dioxide, methane, and nitrous oxide, intensifying the greenhouse effect and resulting in global warming. The consequences of climate change are severe, including rising global temperature, melting polar ice cap, and glaciers, sea level rise, and increased frequency of extreme weather events like hurricanes and droughts. These changes also impact agricultural productivity, water resources, biodiversity, and exacerbate social and economic inequalities, disproportionately affecting vulnerable populations such as low-income communities and developing countries. Addressing climate change requires collective action at local, national, and international level. Strategy including transitioning to green renewable energy sources, improving energy efficiency, implementing sustainable land use practice, and investing in climate resilient infrastructure. Effort must also focus on adoption measures to minimize the impact on human societies and natural ecosystem. Despite the challenges, concreted global efforts and policy intervention offer hope for mitigating the worst effect of climate change and creating a sustainable future. तो पहला क्वेश्चन क्या है उसे समझते हैं. What is the primary cause of climate change? क्या है? What is the primary cause of climate change? तो primary cause of climate change according to this para यदि हम बात करें तो क्या होगा? वेरिएशन इज सोलर रेडिएशन, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चर्चा नहीं की गई है. वोल्केनिक इरप्शन, इसकी भी चर्चा नहीं है. ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज बर्निंग फॉसिल फ्यूल, इसकी चर्चा जरूर की गई है, ऊपर आप पैराग्राफ देखेंगे. ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेट चेंज? क्या क्या कारण, क्या क्या इफेक्ट हैं? देखिए, मेल्टिंग द पोलर आइस कैप एंड glaciers, decrease the sea level, reduce frequency of extreme weather events, increase the agriculture productivity. तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो melting the polar ice cap और glaciers, यही आपका सही आंसर होगा. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28. What is the opposite meaning of the word accelerate as used in passage? क्या है? मेंटेन्ड, अनचेंज्ड, कंटिन्यूसली और स्लो डाउन. तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा आंसर सही होगा तो ये होगा मेंटेन्ड. क्या होगा मित्रों? इसका आंसर होगा स्लो डाउन. क्या है? स्लो डाउन. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29. क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 29? इसे देखते हैं. What is the primary objective of the passage? To explain the history of climate change, to discuss the scientific process behind the greenhouse's effect, to highlight the consequences and causes of climate change, to analyze the economic impact of climate change, mitigation strategies. तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा इसको समझते हैं. तो मित्रों यहाँ पर यदि हम देखें तो जो बात की गई है क्लाइमेट चेंज की, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो है हाईलाइटिंग द कॉन्सिक्वेंस एंड कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज. ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30. क्या कह रहा है? व्हाट इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट?
कूलिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर ड्यू टू ग्रीन हाउस गैस, गर्म हो रही है, ठंडी थोड़ी हो रही है। रिफ्लेक्शन ऑफ सोलर रेडिएशन बाय द अर्थ सरफेस, ठीक है। ट्रैपिंग द ऑफ हीट बाय ग्रीन हाउस गैसेज इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस बाय द अर्थ ओशियन। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ट्रैपिंग ऑफ हीट बाय ग्रीन हाउस गैसेज अर्थ एटमॉस्फेरिक, यानी ऑप्शन सी हमारा जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन द ग्रामेटिकली एरर? सी हैज़ बीन studying English for 5 years. They are going to contract concert tomorrow night. I would to go have gone if I had known about it. The cat sat on the mat. तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा आंसर सही होगा, तो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द ग्रामेटिकली एरर, तो आई वुड गोन इफ आई हैड नोन अबाउट इट, ये ग्रामेटिकली एरर है और यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि इसका करेक्ट वर्ड होगा would have. The correct sentence should be I would have gone if I had known about it. I would have, ठीक है, ये इसका क्या होगा? करेक्ट सेंटेंस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन सी हमारा गलत होगा। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिनोनिम ऑफ इनॉर्मस? इनॉर्मस का सिनोनिम बताना है, तो इनॉर्मस के सिनोनिम को अगर हम देखेंगे तो टिनी, स्मॉल, मैसिव और लिटिल, तो ये होगा आपका मैसिव, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कंप्लीट द सेंटेंस द टीम वॉन द चैंपियनशिप लास्ट ईयर। तो ऑप्शन ए हैव, हैज, हिज और आर। तो यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर जो होगा वो होगा आपका हैज़। क्या है? 33, इसका होगा आपका हैज़। द टीम हैज़ वॉन द चैंपियनशिप लास्ट ईयर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34, चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द सेंटेंस। द क्या है? सी इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, वी इज द बेस्ट, दे इज द बेस्ट। तो आंसर होगा सी इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्या कह रहा है 35? उसे समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियम्स मीन्स मेक ए डिफिकल्ट सिचुएशन वर्स। तो यहाँ पर यदि जाएं, जंप ऑन द bandwagon, hit the nail on the knee, add insult to injury, break the ice। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? एड इंसल्ट टू इंजरी इज द राइट आंसर, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली ट्रांसफॉर्म द डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। सी सेड आई एम गोइंग टू मार्केट, सो सी सेड दैट सी इज गोइंग, बिल्कुल नहीं। सी सेड दैट सी वाज going to the market, she says that she will go to the market, she had that said that she will go। तो यहाँ पर यदि हम सही सेंटेंस देखेंगे तो इसका सही सेंटेंस होगा she said that she was going to the market। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस विल बी चेंज पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37, चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस द कैट सेट ऑन मैट। तो यहां पर द कैट सेट ऑन इट्स मैट, आइट्स मैट, इट और इट्स। तो यहां पर यदि हम बात करें कौन सा आंसर सही होगा, तो ये होगा आपका इट्स मैट, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38, विच सेंटेंस इज करेक्टली punctuated? I went to store, bought and milk, bread and egg. I went to the store and bought milk, bread and egg. I went to the store and bought milk, bread and egg. I went to the store and bought milk, bread and egg। तो यहाँ पर यदि हम सही देखें तो store and
स्टोर गई, ब्रॉड मिल्क, ब्रेड और एंड एग। तो यही सही है क्योंकि यहाँ पर ये पंक्चुएशन है, यहाँ पर कोई कॉमा नहीं लगाया गया है और यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। विच सेंटेंस यूजेस करेक्ट वर्ड? वी वेंट टू बीच यस्टरडे, वी वेंट टू बीच यस्टरडे। टू नहीं आएगा, यहाँ पर पहला सेंटेंस तो पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, ये गलत है, टू नहीं आएगा। सी बॉट टू मैनी ग्रोसियर्स एट द स्टोर, सी बॉट टू मैनी, तो सी वॉट टू ये भी नहीं आएगा। आई एम गोइंग टू राइट अ लेटर टू माई फ्रेंड, दे आर गोइंग टू, ये भी नहीं, तो यहाँ पर यही सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्या कह रहा है? विच वर्ड इज misspelled in the following sentence? The restaurant serve delicious food. The restaurant की स्पेलिंग देखिए सही है या सर्व से स्पेलिंग गलत है। misspelled कौन सा है? सर्व, फूड, डिलीशियस। तो यहाँ पर यदि हम देखेंगे जो स्पेलिंग गलत है वो है आपकी रेस्टोरेंट की स्पेलिंग, क्योंकि रेस्टोरेंट की जो स्पेलिंग होती है तो वो होती है RESTARAUNT। ठीक है, ये आपकी सही है, यानी यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय लेने की प्रक्रिया का एक चरण नहीं है? समस्या की पहचान करना है, विकल्प की खोज करना है, निर्णय को क्रियान्वित करना है, दोष निर्दिष्ट करना। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, दोषारोपण करना किसी समस्या की प्रक्रिया का चरण नहीं होता है, ये तो टाइम या समस्या को के कारणों को खोजने में जाएगा। यदि हम आगे देखें क्वेश्चन नंबर 42, यदि हिमांशु और राम 12 दिनों में किसी कार्य को पूरा करते हैं, राम अकेले उस कार्य को 16 दिनों में पूरा करता है, तो हिमांशु कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा? सीधी बात, नो बकवास, ऐसा कर दो, इनके एक दिन का काम निकाल लो। तो यहाँ पर आ जाएगा 48, ठीक है, यानी 7/48। ठीक, तो दोनों मिलके काम कितने दिन में कर लेंगे? तो दोनों मिलके यदि हम बात करें, क्या कह रहा है? राम 12 दिन में किसी कार्य को पूरा करता है, राम अकेले, राम और श्याम मिलके, घटाना था, यानी 1/48 आएगा। ठीक है, घटाना है, यहाँ पर गलत लिख दिया। 1/16 माइनस 1/12, 1/12 और 16 ऐसे आएगा। ठीक, तो क्वेश्चन आएगा आंसर, आप सीधे समझ गए होंगे, 48 जिस विकल्प में आ रहा होगा वही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 43? देखते हैं। स्वाति एक विचार मंथन सत्र का नेतृत्व कर रही है। रचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तुत सभी विचारों की समालोचना करना, एक निर्धारित कार्यसूची पर अडिग रहना और विषय से इतर चर्चाओं को हतोत्साहित करना, सी मुक्त अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करना, पूर्वाग्रह से बचना और एक दूसरे के विचारों को आगे बढ़ाना, चर्चा में केवल सबसे वरिष्ठ सदस्य को शामिल करना। तो स्वाति जो है एक विचार मंथन में है, तो अगर हम इसमें प्रभावी तरीके पे बात करेंगे, गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तुत सभी विचारों की समालोचना करना, ये नहीं, एक निर्धारित कार्यसूची पर अडिग रहना, ये भी नहीं, मुक्त अभिव्यक्ति से। तो सबसे सही आंसर अगर हम बात करें तो सभी की बातें सुनना किसी निर्णय पे या किसी बैठक में बात करने का सबसे सटीक निर्णयन होता है, यानी इसका जो आंसर होगा वो आपका सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। निम्नलिखित संख्याओं का अनुपात 4:5 है। यदि संख्याओं का योग 1495 हो तो छोटी संख्या ज्ञात करिए। तो मान लो संख्या 4x और 5x है, इनका योग जो हुआ 495 है, तो 9x इक्वल टू 495, x से ये काट दिया, यानी 5
ठीक है, और 5 यानी x इक्वल टू 5 आया। तो छोटी संख्या क्या होगी, तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई किया तो 0 और 2 जोड़ दिया तो 220 हुई। तो आंसर क्या आया, आंसर 220 आया। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। किसी निर्णय के पूर्वाग्रह में हाल की घटनाओं अथवा सूचनाओं को अधिक महत्व देना शामिल है। एंकरिंग पूर्वाग्रह, किसी निर्णय के पूर्वाग्रह के हाल की घटनाओं अथवा सूचनाओं को अधिक महत्व देना शामिल है। पुष्टि पूर्वाग्रह, आसन्न पूर्वाग्रह या प्राप्यात पूर्वाग्रह। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो किसी घटना का निर्णय में देना, ये आपका रिसेंसी या आसन्न पूर्वाग्रह का आशय निर्णय के समय हाल में घटित घटनाओं अथवा सूचनाओं को अधिक महत्व देने की प्रवृत्ति है, जिसमें अमूमन ऐतिहासिक जानकारी अथवा रुझानों को नज़रअंदाज किया जाता है। यानी आपका विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। एक वृत्त की त्रिज्या 17% की वृद्धि कर दें, ठीक है, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि, वृत्त की त्रिज्या 17% की वृद्धि होती है तो क्षेत्रफल में मान लो r बराबर r मान ली, समझना ध्यान से। अब r हो गई है तो वृत्त एरिया अगर हम निकालें तो हो जाएगा पाई r स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर। अब हो जाएगा पाई इंटू 117 r का स्क्वायर, यानी पाई और r स्क्वायर कितना हो गया, 117 का स्क्वायर। कितना हो गया, 117 का स्क्वायर। तो अब क्या है, प्रतिशत वृद्धि निकालनी है। प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए पहले कितना बढ़ा ये पता होना चाहिए। तो ये हमने निकाल लिया, 117 स्क्वायर बढ़ा है हमारा। कितना बढ़ा है, 117 स्क्वायर। यानी अगर हम 117 स्क्वायर का एक तरह से क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, रुकना ज़रा इसको कैलकुलेट ही कर लें। 117 ठीक है। तो अगर हम एरिया में डिफरेंस निकालें तो A2 माइनस A1 निकाल दिया तो ये हो गया 1 माइनस 13689। रुकना, दूसरा तरीका भी मित्रों बताएंगे आप लोगों को। तो ये हो जाएगा आपका 13687। अब प्रतिशत वृद्धि निकालनी है तो इसमें 100 और पाई r स्क्वायर की गुणा कर दिया। तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, ये आपका आ जाएगा 36.89। एक दूसरा तरीका मित्रों और होता है, वो फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। तो यहाँ पर हम देखें 17 प्लस 17 प्लस, क्योंकि r स्क्वायर हो रहा है ना इसलिए हमने किया है इसे, 17 इंटू 17 बाई 100, यानी ये हुआ 34 प्लस 289 बाई 100 और ये होगा 234 माइनस 2.89, तो ये हो जाएगा 36.89। ठीक है, निबल प्रतिवर्ष ऑप्शन डी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। दबाव की स्थिति में अधिक प्रभावी निर्णय का उपाय क्या है। घबरा कर आवेग पूर्वक प्रतिक्रिया करना, शांत रहकर लंबी सांसें लेना और गहन विचार पर ध्यान केंद्रित करना, दूसरों की राय लेने से बचना, केवल अंतर्ज्ञान और भावना पर भरोसा करना। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, शांत रहकर लंबी सांसें लेना इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्या कह रहा है, निम्न 3 धावक एक साथ एक सड़क पर समान गति से दौड़ते हैं, उनके कदमों की माप क्रमशः 120, 132, 130 सेंटीमीटर है, उनके बीच पुनः तालमेल बिठाने हेतु कितनी दूरी की यात्रा करनी होगी। तो ऑप्शन ए है 174.30, 170.62, 170.60 और 175.755। तो यहाँ पर यदि हम बात करें
तो 3 धावक एक साथ क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं और उनके कदमों की माप इतनी है, उनके बीच पुनः तालमेल बिठाने की। तो पुनः जब ऐसा मित्रों सवाल हो तो आप सीधे सीधे इसमें एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ऐसे में सीधे सीधे आप 120, 132 और 130 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो जब आप इसका मित्रों एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, 17, 160, ठीक है, ठीक। तो जब इसका एलसीएम निकालेंगे मित्रों, एलसीएम जरा देखो, 120, 132 और 130, एलसीएम निकाला, 5 से गया। तो इसका जब एलसीएम आप निकालेंगे तो वो आएगा 17160 सेंटीमीटर, यानी 60, ये इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो जब एलसीएम इसका निकाल लेंगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। किस पर, 49 पर। क्या है, कनिका विभिन्न दृष्टिकोण वाली एक विभेद टीम के सदस्य हैं। निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रत्येक व्यक्ति के मत को सुनने और उनके मत का समावेशन को वह कैसे सुनिश्चित कर सकती है। सबसे प्रभावशाली मत को सर्वाधिक महत्व देना, टीम के प्रत्येक सदस्य की बात सक्रिय रूप से सुनना और भागीदारी को प्रोत्साहित करना, व्यक्तिगत राय को बिना आम सहमति के बनाने में ध्यान देना, निर्णय को निर्णय की किसी नामित प्रतिनिधित्व को सौंपना। तो यहाँ पर जो इसका सटीक आंसर होगा वो होगा टीम के प्रत्येक सदस्य की भागीदारी को प्रोत्साहित करना, ये हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 50, एक लंबाई और चौड़ाई क्रमशः इतनी वृद्धि है, आयत में क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी। तो आयत के क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो यहाँ भी वही फॉर्मूला करना है हमें, क्या, a + b + ab अपॉन 100 कर दिया, 15 + 20 + 300/100 काट दिया। तो 15 और 30 कितना हुआ, ये हुआ 35 और +3 आपका 38, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्या है 51, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान रणनीति की जटिल समस्या के छोटे और अधिक प्रबंधनीय भागों में विभाजित करना शामिल है। ए, परीक्षण एवं त्रुटि जांच, बी, समस्याओं का खंडित करके समाधान करना, अनुमान लगाना एवं जांच करना, क्रमिक तरीके से समाधान करना। तो ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर 52, किस संख्या का 5 यहाँ 51 ही तो चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा सही होगा, पहला, निम्नलिखित में कौन सी समस्या रणनीति में एक जटिल समस्या के छोटे और अधिक प्रबंधनीय भाग को विभाजित करना शामिल है। तो समस्याओं को खंडित करके समाधान करना, यानी फूट डालो और राज करो की नीति के अंतर्गत इसको शामिल किया जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52, किस संख्या का 5.5% 55 होगा। तो मान लेते हैं हम इसे ऐसे करते हैं, x का 5.5 इज इक्वल टू 55, तो 5.5 मल्टीप्लाइड बाई x इक्वल टू, ठीक है, 5.5% इक्वल टू 55, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम करेंगे 55 को, तो x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइड बाई 5.5, तो ये जीरो हटा के यहाँ जीरो बढ़ा दें, ये काट दें, तो सीधा सीधा कितना हो जाएगा, 1000 इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा मित्रों, 1000 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है इसे समझिए। समस्या कहाँ गई, समस्या समाधान में स्मार्ट का संक्षिप्त रूप क्या है। स्मार्ट विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक, रणनीतिक, सस्टेनेबल, सार्थक, अनुकूलित, साधन संपन्न, सामरिक, व्यवस्थित, स्मार्ट, सस्टेनेबल। ठीक है, यहाँ पर यदि हम बात करें अनको विश्लेषणात्मक, लचीला, ओके, और दृढ़, तो यहाँ पर अगर स्मार्ट की बात में बात करें तो सबसे सही इसका जो अर्थ होगा उसमें अगर हम जाएं, स्मार्ट यानी S फॉर स्पेशल, M फॉर मेजरमेंट, A फॉर एक्सेप्टेंसेबल, CR फॉर रीजनेबल और T फॉर टाइम। ठीक, तो कौन सा सही होगा, A इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है। सफल समस्या समाधान में लचीलापन एक प्रमुख विशेषता है। कारण लचीलापन व्यक्तियों की क्या है, अप्रत्याशित चुनौतियों का करने को अपना दृष्टिकोण अपनाने की अनुमति देता है। A और R दोनों सच हैं, R A की सही व्याख्या है। A तथा R दोनों सच हैं, R A की सही व्याख्या नहीं है। B C R और A, R सही A गलत, I गलत R सही, तो यहाँ पर ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 क्या है। सुनील एक व्यक्तिगत चुनौती का सामना कर रहे हैं, सुनील कर रहा है और उन्होंने कोई समाधान नहीं मिल रहा है, उसे क्या सहायता मिल सकती है। समस्या को नज़रअंदाज करें और आशा करें कि वह अपने आप दूर हो जाए। अपने जानने वाले सभी लोगों को सलाह मांगें, चाहे उनकी विशेषज्ञता कुछ भी हो। स्थिति पर चिंतन करें, संभावित कारणों की पहचान एवं संभावित समाधानों का विचार मंथन करें। तो समस्या के लिए स्वयं को दोषी ठहराएं और मदद मांगने से बचें। तो यहाँ पर जो सटीक होगा आंसर वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। यदि जिराफ को शेर कहा जाता है, शेर को मछली कहा जाता है, मछली को चूहा, ऐसे कर दो। जिराफ इज इक्वल टू लॉइन, लॉइन इज इक्वल टू फिश, फिश इक्वल टू रैट, रैट इक्वल टू मैंगो, आम इक्वल टू पिग, पिग और सुअर को कहा जाता है काइट। ठीक है, तो फिर इनमें से पानी में कौन रहता है। तो आप देखते हो फिश को चूहा कहा जा रहा है, चूहे को मैंगो कहा जा रहा है, मैंगो को आप पिग कह रहे हैं। तो यहाँ पर पानी में जो रहेगा उसका क्या नाम होगा। तो पानी में यदि हम सीधा देखें सबसे लास्ट में कौन जा रहा है, तो सबसे लास्ट में पिग और काइट जा रहे हैं। ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन में जो सबसे नियरेस्ट है फिश किस में तब्दील हो गई है, चूहे में तब्दील हो गई है। तो पानी में कौन रहता है, फिश रहती है। अब कौन रहेगा, आज से चूहा रहने को कह देना कि आज से चूहा कहाँ पाया जाएगा मित्रों, पानी में पाया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 57। निम्नलिखित में कौन सा कथन कार्यात्मक स्थिरता को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। किसी समस्या पर बहुत अधिक सोचने और उसे अधिक जटिल बनाने की प्रवृत्ति, निर्देशों को स्पष्ट और संक्षिप्त रूप से समझने में समर्थता, पहले सामने आई समस्याओं का समाधान याद रखने में कठिनाई, वस्तुओं को केवल उनकी विशिष्ट भूमिकाओं एवं कार्यों में देखने की सीमा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी कथन बिल्कुल सही होगा कार्यात्मक फंक्शनल कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। एक महिला अपने घर से 10 मिनट दूरी से अपने कार्यस्थल पर पहुंचती 10 मिनट देरी से, और जबकि वह अपनी कार से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। यदि वो 15 किलोमीटर की रफ्तार से चले तो वो 5 मिनट पहले पहुंच जाते, उसे घर से कार्यस्थल के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कार्यस्थल के जो दूरी का फॉर्मूला होता है, चाल का फॉर्मूला होता है, वो दूरी बाई डिस्टेंस बाई टाइम होता है। ठीक है, 10 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है तो कितनी 10 मिनट देरी से पहुंच रहा है। माना राइट टाइम उसको t है पहुंचने का, उसको हम मान लेते हैं वास्तविक समय t है। ठीक है, तो स्पीड पता है, दूरी पता है, तो d अगर हम d1 निकालें तो चाल है 10। ठीक है, और समय कितना लग रहा है t प्लस 10, ये होगा पहला फॉर्मूला। ठीक है, अब फिर दूरी उतनी ही रही,
फिर दूरी उतनी ही रही, और टाइम क्या हो गया है, D12 बराबर D है। टाइम कितना हो गया है, चाल हो गई है 15। तो यहाँ पे जरा समझिए कि मान लो रियल टाइम हमने ले लिया t, समझना ध्यान से। तो D1 क्या हो जाएगा, D1 हो जाएगा 10 इंटू टी प्लस 10, ये पहला इक्वेशन हो गया आपका। दूसरा हमने लिया, अब हो गई स्पीड 15 और टाइम लग रहा है t-15, ठीक है। अब इन दोनों को क्या कर देंगे हम, इक्वल कर देंगे, यानी 10 इंटू टी प्लस 10 इक्वल टू 15 माइनस 5 मिनट पहले है ना, सॉरी 5 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 15t और माइनस 75, यहाँ पर हो जाएगा 10t माइनस 15t इक्वल टू हो गया आपका 10, ये उधर आया 75, तो 15 और ये क्रिकेट 5t और ये हुआ 85, तो t हो गया आपका कितना, तो मित्रों t हो गया 17, और डिस्टेंस निकालना है चूंकि, है ना, डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस आपकी हो गई कितनी, 10 इंटू 17, क्या हुआ, 85 70 55, अच्छा, अरे ये तो टाइम में तो बदला ही नहीं, 5 मिनट है ना। 10/16 यहाँ होगा और 5/16 यहाँ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 16 चल रहा था मामला, ठीक, तो ये तो देखा ही नहीं, यानी ठीक है, इसे देखते हैं। तो ये जो आपको सॉल्व करेंगे जब इसमें, तो यहाँ पे 60 का डिवाइड और करेंगे, तो 60 का डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका आंसर 15/12, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, उसे समझते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है उसे समझिए कि P का अर्थ क्रॉस, Q का अर्थ माइनस, R का अर्थ डिवाइड, तो S का अर्थ, तो इसे जब हम लिखेंगे 7 माइनस 5 इंटू 18 प्लस 3/15, जब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा आंसर C, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 60। कौन सा मौखिक संचार का उदाहरण है, ईमेल, बातचीत के दौरान मुस्कुराना, ऊंचे स्वर में बोलना। तो जो गैर मौखिक होता है संचार वो आपका बोल बाल होता है, यानी आप कैसे बोलते हैं, हाव भाव आपके क्या हैं, तो यहाँ पर आएगा बातचीत के दौरान मुस्कुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसे समझते हैं। अल्टीमेट से कितने शब्द, तो पहले इन शब्दों की काउंट करें तो 8 फैक्टोरियल 8 प्रकार से लिख सकते हैं। फिर कोई देखें वर्ड रिपीट है तो देखें 2 वर्ड रिपीट है तो इसका फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दिया। जो फैक्टोरियल खुलता है वो खुलेगा 7 8 6 5 4 3 और 2, तो नीचे 2 कट गया, जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2 0 1 6 0, ये बी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 62। फीडबैक का उदाहरण क्या है, सुधार के लिए सुझाव दिए बिना किसी की आलोचना करना, कार्रवाई योग्य सुझावों को विशिष्ट रचनात्मक आलोचना प्रदान करना, किसी के प्रदर्शन को नज़रअंदाज करना। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये होगा कार्रवाई योग्य सुझावों को विशिष्ट रचनात्मक कार्य की बात करना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा देखना है अब हमें, क्वेश्चन नंबर 63। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा प्रभावी टीम वर्क का प्रमुख घटक है। गलतियों को दूसरों को दोष देना, ठीक है, टीम सदस्यों को प्रतिस्पर्धा, खुलकर ईमानदारी से संवाद करना, बिना सहयोग स्वतंत्रता के कार्य करना। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्या कह रहा है 64 देखते हैं। 64 कह रहा है एक भाषा में ये लिखा है, तो ज़रा इसका ये देखिए, इसका मतलब 6, फिर इसे घटा दो 2 माइनस प्लस 3 से, तो 6 माइनस 5 बराबर 1। ऐसे इसे देखो 12 माइनस 4 3 7,
बराबर 5। तो ऐसे ही जब इसे करेंगे 4 गुणे 5 12 और फिर उसमें से 9 घटाएंगे तो आंसर आएगा 12। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर, और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 65 पर। क्या है 65, उसे देखते हैं। पारस्परिक बातचीत में तनाव को प्रबंधित करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें और उन्हें पूरी तरह से व्यक्त करने से बचें। गहरी सांसें लेना और शांत रखना। ठीक है, ये हो गया। दूसरी बात करते हैं कि अपनी तनाव के लिए दूसरों को दोष ठहराना। तीसरी बात करते हैं अपने तनाव को नज़रअंदाज करें, उम्मीद करें कि जादुई रूप से समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है? तो जब पूर्ण वर्ग की बात की जाती है तो पूर्ण वर्ग में अंक जो आता है वो इकाई के अंक में 8, 7 और 3 नहीं हो सकते हैं। 8 और 7 3 नहीं हो सकते हैं, कतई नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। तो यहाँ पर पूर्ण वर्ग एक भी नहीं है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। यह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें 780 रुपये प्राप्त किलोग्राम मक्के में 8.20 रुपये किलोग्राम गेहूं के साथ मिलाकर 6 रुपये के हिसाब से बेचा जाए। तो ऐसे सवाल को करने के लिए हम मिश्रण मेथड का यूज़ क्या करते हैं, यानी ये है हमारा, और हमने बेचा कितना है, इतना। तो 8.20 से जब हम 6 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 2.0, जब इसे घटाएंगे तो आएगा 1.80, तब ये आ गया। तो जब इसका रेशियो हम निकालेंगे तो मित्रों रेशियो आएगा आपका 22 रेशियो करेंगे तो आ जाएगा सॉल्व करके 11:9 आएगा, 11:9। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्या कह रहा है 68? अदिति बड़ी संख्या में दर्शकों के सामने प्रेजेंटेशन दे रही थी। घबराहट पर काबू पा सकती है और अपना आत्मविश्वास कैसे प्रदर्शित कर सकती है? दर्शकों से नज़र मिलाने से बचे और नोट्स पर ध्यान केंद्रित करे। तेज़ी से बोले और प्रस्तुति में शीघ्र समाप्त करे। तैयारी करना, गहरी सांस लेने की तकनीक का उपयोग करे और दर्शकों के जुड़ने पर ध्यान केंद्रित करे। उसकी घबराहट को छिपाने के लिए वास्तव में हास्य और चुटकुलों पर ध्यान दे। तो इसका जो सबसे सटीक आंसर है मित्रों वो है ऑप्शन सी, आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। एक दुकानदार 35 मीटर कपड़ा बेच रहा है, 15 मीटर की कीमत पर अर्जित की। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 45 मीटर कपड़ा बेचा और 15 मीटर की अर्जित की। तो जब हम लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो 15 डिवाइड बाई 45 माइनस 15 मल्टीप्लाइड बाई 100 तो कितना हो जाएगा, 50%। कितना हो जाएगा, 50%, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। संचार में व्याख्या का उद्देश्य क्या है? वक्ता को भ्रमित करने के लिए, समझ और अनुकूल प्रदर्शित करने के लिए, प्रभुत्व जमाना, बातचीत का पुनर्निर्देशित करने के लिए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें समझ और सहानुभूति प्रदर्शित करने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में कौन सा क्लोज एंडेड बंद अंत प्रश्न का उदाहरण है? आप इस परियोजना के बारे में कैसा महसूस करते हैं? मुझे अपने अनुभव के बारे में और बताओ। क्या आपने रिपोर्ट समय पर पूरी कर ली है? नवीनतम बजट प्रस्ताव पर आपके क्या विचार हैं? क्लोज एंडेड के बारे में बताना है। तो क्या आपने रिपोर्ट समय से पूरी कर ली? बंद प्रश्न का उदाहरण। क्या आप इस परियोजना के बारे में कैसा महसूस करते हैं? मुझे अनुभव के बारे में बताओ। क्या आपने रिपोर्ट पूरी कर ली? तो ये बात बिल्कुल सही होगी, क्योंकि क्या आपने रिपोर्ट क्लोज एंडेड प्रश्नों के उदाहरण हाँ या नहीं में दिए जाते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो इसका यस नो में दिया जाएगा, इसमें हमें थोड़े विचार व्यक्त करने पड़ेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। 36 छात्र हैं, 20 वर्ष का था। एक छात्र ने कक्षा छोड़ दी, उसके स्थान पर नया छात्र आया, उसने कक्षा की औसत आयु 4 महीने कम कर दी। तो नए छात्र की आयु बतानी है। तो मान लो 36 विद्यार्थियों की औसत आयु हमने मान ली x। क्या मान ली? x। 36 विद्यार्थियों का योग कितना हुआ? 36x। ठीक है, अब उसमें क्या हुआ? नए विद्यार्थी की उम्र हमने मान ली 22, और जो गया है, ठीक है, नए विद्यार्थी की उम्र आने के बाद औसत कितना हो गया? औसत हो गया x - 4/12, ये औसत हो गया। अब क्या कह रहा है?
36x माइनस 20 प्लस 22 और नया क्या हुआ 36x माइनस 4/12। तो मित्रों जब इसे सॉल्व करेंगे तो नए स्टूडेंट की उम्र आएगी कितनी? नए स्टूडेंट की उम्र आएगी 8 वर्ष। कितनी? 8 वर्ष। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। संचार संवाद में आई मैं कथन का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? दूसरों पर दोषारोपण करना, व्यक्तिगत भावनाओं को और दृष्टिकोणों को व्यक्त करना, अधिकार बताना और क्या कह रहा है जिम्मेदारी से बचना। एक महिला एक पर्स को 1500 रुपये में बेचकर उतना ही प्रतिशत का लाभ अर्जित करती है जितना 900 रुपये के पर्स बेचने पर उसने उतनी ही प्रतिशत का क्या किया है? बचाया है। तो क्या है क्वेश्चन? पहला 73 का आंसर जब हम देंगे तो ये होगा व्यक्तिगत भावनाओं और दृष्टिकोण को व्यक्त करना। नेक्स्ट, एक महिला एक पर्स में 1500 रुपये बेचकर उतना ही प्रतिशत का लाभ अर्जित करती है जितना प्रतिशत उसे बचता है। ठीक, तो जब हम मित्रों इसे सॉल्व करेंगे तो बेचकर उतना ही प्रतिशत का लाभ अर्जित करी जितना 900% का पर्स बेचने पर। ठीक है, तो मान लो लाभ और एसपी समान है तो 1500 माइनस ए इक्वल टू 900 प्लस ए के बराबर होगी। तो यहाँ पर ए जब आएगा तो आपका सीपी जब ए निकलेगा तो वो आएगा 300 रुपये। ठीक है और SCP बराबर SP माइनस ए, तो जब ये हम निकालेंगे तो ये आएगा 1200 रुपये। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। निम्न में कौन सी सक्रिय श्रवण का उदाहरण है? तो सक्रिय श्रवण का उदाहरण के बारे में यदि हम बात करें, समझ की पुष्टि, वक्ता के संदेश की व्याख्या करना, ये आपका क्या है? ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। आदर्श 10 किलो संतरे 60 रुपये किलो के दर से बेचता है और 12 किलोग्राम के 8 किलोग्राम अंगूर के संतरे 10 रुपये के कम पर बेचता है। कुल बिक्री रुपये कितनी की? तो यहाँ पर यदि हम बात करें ₹1824, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। कैसे कि 10 रुपये किलो का रेट ये आया, 12 रुपये का 64 के हिसाब से और 4 रुपये अधिक 64 हो गया और फिर 8 रुपये किलोग्राम 3 रुपये कम यानी 57 हो गया, तो 1824 हो जाएगा। नेक्स्ट, 5 वर्ष पहले रमेश सुरेश से 10 वर्ष छोटा था और 10 वर्ष पहले रमेश सुरेश की आधी उम्र का था। सुरेश की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। तो वर्तमान आयु अगर हम इसके सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 30 वर्ष। कितना आएगा? 30 वर्ष। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। बाइक सवारों में 70 के पास होंडा है, 20 के पास ये है, ठीक है, सुजुकी, और 4 सवारों के पास दोनों हैं। याद कीजिए जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो जब हम ये देखेंगे कि सवारों, ठीक है, 50 बाइक सवारों में 10 के पास होंडा, 20 के पास सुजुकी, 4 के पास सही हैं, तो उन सवारों की संख्या जिनके पास होंडा या सुजुकी है उनकी संख्या अगर हम निकालेंगे तो 10 + 20 - 4 यानी 26 आएगी। ठीक है, अब हम उन सवारों को निकालेंगे, ना होंडा है ना वो है, तो 50 - 26 यानी 24 आ जाएगी। तो ऐसी सवारी कितनी है जिनके पास कुछ नहीं है? वो है हमारे 24 कैंडिडेट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। कोमल दूर दराज प्रतिभागियों के साथ बैठकर नेतृत्व कर रही है और निश्चित से उसका तरीका यह है कि कोई बैठकर स्वयं का सम्मिलित महसूस करे। ठीक है, तो जल्दी बोले, समय बचाने के लिए पूछे, स्पष्ट और संक्षिप्त भाषा का प्रयोग करे, प्रश्नों को प्रोत्साहित करे। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें सबसे सटीक जो आंसर है सी हमारा सही उत्तर होगा। पेरोल, रिटर्न और पुश लोड कोड क्या होगा? पी से आर आया, ए से डी आया, तो पी से आर में अगर हम बात करें तो पी से आर में 2 जोड़ा हमने। क्या जोड़ा यहाँ पर? 2। ए से डी के लिए क्या जोड़ा? 3। आर से टी के लिए क्या जोड़ा? आर एस टी 2। ठीक है, ओ से 3, एल से 2। तो ऐसे ही जब उसमें हम 2 1 2 1 करके जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा 6WX। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कोड को 9867 लिख सकते हैं।
9867 सी का 3 नंबर है, स्क्वायर हो गया। ओ का 16 है, आधा कर दिया। ए का 1 है, 6 कर दिया। ठीक है, पी का 22, 6 ये कर दिया। ठीक, तो इसके अगर हम बात करें, क्या पेट्रोल 22 हो जाएगा, ओ का 8 हो जाएगा, 20 और 8, अच्छा आगे भी हैं। आर की अगर हम बात करते हैं तो आर इनने 20 बोला है, 20 8 20 यानी 20 8 20 ऑप्शन ए भी है और सी भी है। ठीक है, अभी नहीं, अभी आंसर जल्दबाजी होगी। ठीक है, आगे देखो, आगे ये बोल रहे हैं टी आया है, टी का यहाँ पे है 7 और टी का यहाँ पे है 5 यानी ऑप्शन ये सही होगा, ए हमारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। क्या कह रहा है, 4 वर्ष पहले मोनिका की आयु उसकी पुत्री की आयु की 5 गुनी थी, वर्तमान में 6 वर्ष और मोनिका की आयु उसकी पुत्री की आयु 3 गुनी होगी। तो यदि हम बात करें 4 वर्ष पहले, तो यहाँ पर यदि हम बात करें कि वर्तमान आयु x है तो 4 वर्ष पूर्व x - 4 रही होगी। ठीक है, मोनिका की आयु क्या बोली, मोनिका की आयु उसकी पुत्री की आयु की 5 गुनी थी, 5 गुनी यानी 5x - 4। ठीक है, 6 वर्ष बाद मोनिका की आयु उसकी पुत्री की आयु कितनी होगी, 6 वर्ष बाद क्या होगी उम्र, x + 6 दुगनी हो गई। ठीक, तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो जो वर्तमान आयु निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 54 वर्ष। ठीक है, 54। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। किस शताब्दी वर्ष में फरवरी 29 दिन की होगी, 1300, 1500, 1700 और 1600। तो यहाँ पर जिससे 4 से भाग चला जाए वो आपकी क्या होगा, 29 दिन का होगा, यानी 400 से भाग देंगे सब में, किसमें, 400 400 400, तो किससे जाएगा, डी से जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। लुप्त पदों के लिए सही विकल्प होगा 8230। नेक्स्ट चलते हैं ABCD B24। ठीक है, 3DE 60। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन होगा आपका 210, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। श्रृंखला को पूरा करें CAEDGGIJ, तो श्रृंखला को पूरा करेंगे तो आएगा KM। नेक्स्ट चलते हैं 86। एक निश्चित कूट भाषा माउस प्रोक्यूसी रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में शिफ्ट को क्या लिखा जाएगा, तो शिफ्ट को लिखा जाएगा मित्रों ऑप्शन ए VKIDR। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, संख्या का चयन करिए, 729 यानी 9। ठीक है 9 का क्यूब, 8 का 512। ठीक है, 512 किसका होगा, 8 का होगा क्यूब, यानी ऑप्शन डी हमारा बी सही होगा। नेक्स्ट सही विकल्प की श्रृंखला जोड़कर बताइए, 2A3E5I7O। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं 2A3। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर मित्रों 11U सही होगा। आदित्य हिमांशी से कहा, कल मैंने तुम्हारी दादी की बेटी के इकलौते भाई को हरा दिया। आदित्य ने किसे हराया, आदित्य ने हिमांशी से कहा, कल मैंने तुम्हारी दादी की बेटी के इकलौते भाई को हरा दिया, यानी हिमांशी की दादी। ठीक है, दादी की बेटी यानी हिमांशी की दादी की बेटी यानी सिस्टर हो सकता है, मदर। ठीक है, कि इकलौते भाई यानी ब्रदर। ठीक है, आदित्य ने किसे हराया, तो आदित्य ने तुम्हारी दादी हिमांशी से कहा। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो हिमांशी ने दादी की बेटी हिमांशी की बुआ, यानी हिमांशी की दादी की बेटी हिमांशी की बुआ और बुआ का एकमात्र भाई हिमांशी का पिता, तो आदित्य और हिमांशी के पिता को हराया, यानी क्या है, हिमांशी के पिता। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। A + B का अर्थ ये है और इसका ये, तो इसमें बताइए कौन सा संबंध P और R की माता है, तो P और R की माता का जो संबंध होगा वो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। अमित की आयु 5 वर्ष, सुमित की आयु 10 वर्ष, कितने वर्षों में अमित की आयु सुमित की आयु की दुगनी हो जाएगी। तो जब मित्रों इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आंसर 10 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। आंट 350 कैन 180, मोल का मान क्या होगा, तो आंट 1 + 14 + 2 × 10 350 हुआ है। तो ऐसे ही इसमें जब हम करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 450। कितना,
450। नेक्स्ट चलते हैं 11 का संबंध 145 से है, 13 का संबंध 197 से है। उसी प्रकार 17 का संबंध क्या है, 17 का संबंध क्या है, ठीक है, 324, 325, 289, 441। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, यहाँ पर यदि हम बात करें तो आंसर आएगा आपका 324। क्या होगा, 324। यहाँ पर यदि हम करें 4/5, 9/5, 14/5, 19/5, तो सब 5 हैं, यानी सब में 1 जुड़ रहा है तो ये आ रहा है। तो 19/5 में जब 1 जोड़ेंगे तो 9 5 24/5, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। विकल्प में अनुक्रम में पूरा कीजिए। बनारसी 850, मथुरा 350, 620, 720 और 820। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा, तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा सही होगा मित्रों, तो यहाँ पर जो सही होगा वो बताना है हमें। तो यहाँ पर होगा 820 मथुरा का मतलब। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर पी। आदमी 200 दिन में करता है, 20 अतिरिक्त आदमियों को शामिल कर लिया जाए तो कितने दिन में हो जाएगा, तो ये आपका होगा 120 दिन। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित आंकड़ों में माध्यिका बताइए जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो। 11, 27, 16, 13, 19, 14, 6, 4, 7, 1, 2, 10, 3, 9, 8, 12। तो कोई ऐसा शब्द है जो 2 बार आया है। 11 फिर नहीं आया, 27 फिर नहीं आया, 16 फिर नहीं आया, 13 फिर नहीं आया, 19 फिर नहीं आया, 14 फिर नहीं आया, 6 नहीं, 7 नहीं, 25 नहीं, 1 नहीं, 2 नहीं, 10, 3 नहीं, 9 नहीं, 8 नहीं, 12। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं इसमें इसकी माध्यिका क्या होगी। तो जब आरोही क्रम में इसको रखेंगे तो जो मध्य का क्रम होगा वही इसकी क्या होगी, माध्यिका होगी। तो आरोही क्रम में जब इसे रखा तो मध्य का क्रम 10 हुआ। नेक्स्ट चलते हैं एम और एन 5, 3, 7, 2, 4, 6। तो एम एन एन का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये होगा आपका 15 और 9। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। ये दिया गया है तो लासापा ज्ञात करना है इसका। तो इसका लासापा क्या होगा, ये होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है एक फार्म हाउस, आयताकार फार्म हाउस के क्षेत्रफल 819 वर्ग मीटर है। फार्म हाउस की लंबाई और चौड़ाई के बीच अनुपात 13:7 है। यदि बाड़ लगाने की लागत 11 रुपये प्रति मीटर है तो फार्म हाउस की बाड़ लगाने की लागत क्या होगी। तो फार्म हाउस की बाड़ लगाने की लागत की अगर हम बात करें तो वो होगी 1320, यानी ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, सही होगा। तो मित्रों इस तरह आज हम लोगों ने दृष्टि IAS संस्थान का CSET का पेपर सॉल्व किया है। शेष पेपर भी शीघ्र ही अपलोड कर दिए जाएंगे और इसके साथ ही GS वर्ल्ड के पेपर UPPCS के अपलोड किए जाएंगे और ध्येय और विज़न के तो अपलोड हो ही रहे हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।